सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an iron nucleus bearing charge Q equal to 26 electron and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 power minus 12 मीटर। के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने कैलकुलेट करना है। फोर्स कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान? एक हमारे पास आयरन न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज Q इक्वल टू 26 E है और दूसरा हमारे पास इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 into 10 power minus 12 मीटर है। तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। बेसिकली ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड है कि एक इनर आयरन न्यूक्लियस है और दूसरा हमारे पास इंटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने कैलकुलेट करनी है, जबकि डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमें गिवन है। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है। तो डाटा में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यानी कि F कैलकुलेट करना है बिटवीन द आयरन न्यूक्लियस बियरिंग चार्ज Q इक्वल टू 26 E। चार्ज कितना है? Q इक्वल टू 26 E। तो हम इसको Q1 कह देते हैं क्योंकि दो चार्ज गिवन है। तो Q1 26 E है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है। 26 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट क्या है? इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इसको हम Q2 कह देंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, R की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर की। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कूलम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, क्योंकि दो चार्जेस हैं और उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है हमने, जबकि उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। F इक्वल टू K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, इंटू Q1 की वैल्यू है हमारे पास 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और Q2 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय R हमारे पास है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज 9 मल्टीप्लाई बाय 41.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो ये 599 आ जाता है, इंटू ये 10 की पावर जो हैं माइनस 19 ये हो जाएगा माइनस 38 और प्लस 9 है तो ये रह जाएगा 10 पावर माइनस 29। वैसे सेम है तो पावर Z होंगी, डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 12 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 24 हो जाएगा। तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि 599 इंटू 10 पावर माइनस 5 रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट जहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पावर 2 प्लस हो जाएगी, जब प्लस होगी तो 10 पावर माइनस 3 रह जाएगा। तो ये फोर्स इक्वल आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 cm। चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम का है, माइनस 3 माइक्रोकूलम का है और 4 माइक्रोकूलम का है, और उनको प्लेस किया गया है इन एयर में वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे उनको रखा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स सेम हो या तीनों एंगल सेम हो। तो और उन दो हर चार्जेस के दरमियान यानी कि हर लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। जो ट्रायंगल है उसकी हर लेंथ 10 सेंटीमीटर की है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज? मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स का जो कि 4 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। हमारे पास Q1 2 माइक्रोकूलम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। दूसरा चार्ज गिवन है माइनस 3 माइक्रोकूलम का, तो Q2 इक्वल आ जाएगा माइनस 3 माइक्रोकूलम, यानी कि माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो की वैल्यू
10 पावर माइनस 6 होती है, तो इस वजह से साथ 10 पावर माइनस 6 आ गया। 4 माइक्रोकूलम, तो Q3 आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। और प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स, और हमारे पास आ जाएगा R1 R2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, F कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट फोर्स जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज पे अप्लाई हो रही होगी। तो इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसे है। हमारे पास Q1 चार्ज था 2 माइक्रोकूलम का, Q2 नेगेटिव चार्ज था 3 माइक्रोकूलम का, और Q3 हमारे पास 4 माइक्रोकूलम था, उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है R1 है, ये वाली लेंथ है, या R2 है, इनकी लेंथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, यानी कि 0.1 मीटर। ये R1 भी और R2 भी और ये वाली लेंथ भी। हमने फाइंड क्या करना है, इस Q3 चार्ज के ऊपर 4 माइक्रोकूलम, उसने कहा था ना कि इसके ऊपर जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो वो Q3 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, F1 और F2 फोर्सेस इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं Q1 और Q2 की वजह से, वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले जो चार्ज प्लस Q3 है वो रिपेल करेगा चार्ज Q1 को, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो Q1 और Q3 के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, इस वजह से Q3 विल बी रिपेल्ड बाय द चार्ज Q1 विद द फोर्स ऑफ F1, और उस फोर्स को F1 का नाम दिया है। तो F1 इक्वल हो जाएगा K Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर के, जो न्यू कूलम्स लॉ है उसके मुताबिक F1 इक्वल हो जाएगा K, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q3 है, और इनके दरमियान डिस्टेंस R1 है, तो F1 इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। F1 इक्वल आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू Q3 की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R1.1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होके 72 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा। तो F1 हमारे पास आ जाती है 7.2 न्यूटन के। इसी तरह अब हम F2 कैलकुलेट करेंगे। डाटा हमने इसी एज इट इज नोट कर लिया, डायग्राम भी नोट कर ली, तो वहां से आगे देखते हैं F2 कैलकुलेट करने के लिए। अब जो Q3 है ये पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव चार्ज है। जब दो ऑपोजिट चार्ज हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि Q3 विल बी अट्रैक्टेड बाय द चार्ज माइनस Q2 विद फोर्स F2। और इसको हम कैसे लिखेंगे, F2 इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। चार्जेस का नाम Q2 और Q3 है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R2 है। तो इस पे हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। F2 इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू हमें गिवन है -3 इंटू 10 पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू थी, और Q3 की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 0.1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो F2 इक्वल हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये -108 इंटू 10 पावर -6 9, तो ये 10 पावर -3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर आ जाता है 0.01। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, F2 इक्वल आ जाएगी -10.8 न्यूटन के। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इनके दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आई, और यहाँ पर जब क्या थी, फोर्स ऑफ रिपल्जन थी, तो इसकी मदद से जो फोर्स आई, जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो एक नेगेटिव था, तो इस वजह से फोर्स हमारे पास F2 नेगेटिव आई है। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, एज द एंगल एट ईच कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। हर एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल 60 है तो F1 और F2 के दरमियान जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी Q3 पे वो किसकी इक्वल होगी,
F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपके पास फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। F इक्वल टू अंडर रूट F1 की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी 7.2 का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी माइनस 10.8, इसका स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू cos थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो इनका हम स्क्वायर लेंगे, 7.2 का स्क्वायर ये वैल्यू आ गई, माइनस 10.8 का स्क्वायर ये वैल्यू आ गई, प्लस इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना कि इनका मॉड यूज हुआ है, यानी कि ये अगर इसमें वैल्यू नेगेटिव हो तो वो भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं, वो उसको पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 77.76 आ जाता है। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो F इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 246.24 के, यानी कि F इक्वल आ जाएगा 15.7 न्यूटन के। तो ये हमने फोर्स जो कैलकुलेट करनी थी, रिजल्टेंट फोर्स Q3 चार्ज पे, वो कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁻7 कूलम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁻7 कूलम है और इनके दरमियान डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। What is the magnitude and direction of electric intensity E at a point midway between the charges? उन दो चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट है बिल्कुल मिड पे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और दूसरा, व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन प्रोटॉन, फोर्स प्रोटॉन पे क्या होगी, चार्ज जबकि प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो हम लेट करते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो हमारे पास हैं प्लस Q1 और माइनस Q2 हैं, जो कि पॉइंट A और B पे लाई कर रहे हैं। तो इसका अगर आप डायग्राम की शक्ल में देखें तो पॉइंट A पे प्लस Q1 चार्ज है और B पे माइनस Q2 चार्ज है, ये यहाँ पर लाई कर रहे हैं। इसके बाद उसने क्या कहा है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, हम इसको जो चार्ज था वो 2 into 10⁻⁻7 था, तो Q1 ये लिया और Q2 भी ऑपोजिट चार्जेस और मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 into 10⁻⁻7 Q2 भी यही वैल्यू आएगी। डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान R इक्वल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर के, R 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 into 10⁻⁻2 मीटर। अब Q3 क्या है, Q3 क्या है कि what is the magnitude and direction of electric intensity at a point midway between the charges? What force would act on proton? प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज लगेगी, कौन सी फोर्स अप्लाई होगी। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो हमें गिवन है, वो भी हमने उसको Q3 का नाम देके 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम रख दिया ये जहां पर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, डायग्राम की मदद से R1 और R2 की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट पे प्रोटॉन मौजूद है। तो उन्होंने ये कहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट पे क्या होगी, और अगर उस मिड पॉइंट पे प्रोटॉन रख दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो मिड पॉइंट पे प्रोटॉन रखेंगे तो उस मिड पॉइंट से R1 का डिस्टेंस, यानी कि टोटल जो R था उसको 2 पे डिवाइड किया, तो R1 और R2 7.5 into 10⁻⁻2 मीटर आ गए। ये डिस्टेंस भी 15 into 10⁻⁻2, यानी कि 15 सेंटीमीटर का हाफ R1 और उसी का हाफ R2। तो फाइंड हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और दूसरी फोर्स कैलकुलेट करनी है हमने। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दोनों की अलग अलग फाइंड करेंगे, उसका सम लेंगे यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद फोर्स दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका सम लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी हमारे पास, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू KQ1 ओवर R1 स्क्वायर, E1 इक्वल टू KQ1 ओवर R1 स्क्वायर। तो E1 इक्वल आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 into 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू गिवन है 2 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय
R1 हमारे पास है 7.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो E1 इक्वल आ जाती है, इन दोनों को हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास 32 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाता है। ये E1 कैलकुलेट कर ली, अब E2 कैलकुलेट करते हैं। तो ये डाटा और डायग्राम एज इट इज नोट कर ली। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू Q2, पहले पॉइंट O पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी वो कैलकुलेट की। अब Q2 की वजह से जो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी E2 इक्वल टू K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R2 है और Q2 की वजह से है, तो इस वजह से E2 इक्वल टू K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। E2 इक्वल आ जाएगा, K की वैल्यू पुट की 9 इंटू 10⁻9 होती है, Q2 की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। E2 इक्वल आ जाता है 32 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले डायरेक्शन भी बता दूं कि E1 और E2 डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो यहां से ये पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है E1 और E2 की, A से B की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ E इक्वल होगा E1 प्लस E2 के, डायरेक्शन सेम है इस वजह से ऐड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो सब्ट्रैक्ट करते। तो E इक्वल आ जाएगा E1 और E2 की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास 64 इंटू 10⁻⁴ आ जाता है, यानी कि 0.64 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली। दूसरी हमने क्या चीज फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो पहले Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर Q2 और Q3 के दरमियान जो फोर्स है। तो अब हम ये डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B होगी, ये मैं आपको रीजन पहले बता चुका हूं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं, जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी। तो सोल्यूशन में जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑन चार्ज Q3 पे फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, किस वजह से, Q1 की वजह से, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। तो F1 इक्वल आ जाएगा K Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F1 इक्वल टू K की वैल्यू हमें मालूम है, Q1 की वैल्यू गिवन है, Q3 की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू का स्क्वायर। तो F1 इक्वल आ जाता है, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 5.12 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन आ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q2। अब Q3 पे Q2 की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो F2 इक्वल आ जाएगा K Q2 Q3 ओवर R1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो F2 इक्वल आ जाता है, K की वैल्यू आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई, Q3 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो F2 इक्वल आ जाती है 5.12 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन के। F1 भी कैलकुलेट हो गई और F2 भी कैलकुलेट हो गई। तो अब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बोथ फोर्सेस डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B, दोनों फोर्सेस पॉइंट A से B की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट A से B की तरफ है। तो हमारे पास F इक्वल होगा F1 प्लस F2 के। F1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी 5.12 इंटू 10⁻⁻14 और F2 की वैल्यू भी यही आई है, तो ये आ जाएगा 1.024 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास पॉइंट A से B की तरफ होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम एंड 13 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वैल्यूज गिवन है, उनको रखा गया है और उनके दरमियान डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर का है। वर्क डन कैलकुलेट करना है जबकि इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हो, यानी कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज के इतना करीब लाया जाए
कि डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रह जाए तो उस दूसरे चार्ज पर कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए डायग्राम की मदद से आपको समझा दूं कि पहले जो उन्होंने बात कही है वो ये कहा है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनकी वैल्यूज गिवन है, इनके दरमियान डिस्टेंस R जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोज। पॉइंट जो A चार्ज है उसको पॉइंट C पर लेकर आए ताकि C और B के दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रह जाए। Q1 और Q2, जब Q1 इधर आ जाए तो Q1 और Q2 के दरमियान 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रह जाए, तो इस Q1 चार्ज को A से C तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो डाटा नोट कर लेते हैं। Q1 हमारे पास है +15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम और Q2 है +13 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। डिस्टेंस R 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। R1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2, R1 4 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो R1 हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। R2 क्या होगा, टोटल लेंथ में से R1 की वैल्यू माइनस करें, यानी कि R माइनस R1, तो ये हमारे पास आ जाता है 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस। वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट B, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है Q2 चार्ज पे वो हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो C की वजह से पोटेंशियल होगा Q2 पे वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट B, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का इधर तक और इस पॉइंट का इधर तक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका हम डेल्टा फाइंड कर लेंगे, डेल्टा V। तो फिर वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करके हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पोटेंशियल जो है ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 पॉइंट B पे वो कैलकुलेट करते हैं। VB इक्वल आ जाएगा KQ1 ओवर R के, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। तो VB इक्वल आ जाता है, B लिखा है ड्यू टू पॉइंट B, तो K की वैल्यू, Q1 की वैल्यू हमें गिवन है वो पुट की, डिवाइडेड बाय R जो है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो VB इक्वल आ जाता है 112.5 वोल्ट के। नेक्स्ट क्या किया, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट C, जो Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा पॉइंट C पे वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इधर पोटेंशियल क्या था और इधर क्या था ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब Q1 का C पॉइंट पे क्या होगा, तो VC इक्वल आ जाएगा KQ1 ओवर R2 के, क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R2 है। R था तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस था तो R लिया था, और जहाँ पे डिस्टेंस R2 है तो R2 लिया। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, VC इक्वल आ जाएगा K की वैल्यू इंटू Q1 हमारे पास है 15 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻2, तो VC इक्वल आ जाता है 168.75 वोल्ट के। डेल्टा V क्या आ जाएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल होगा VC माइनस VB के, यानी कि 168.75 माइनस 112.5, तो ये डेल्टा V आ जाएगा 56.25 वोल्ट के। But the potential difference is the work done per unit test charge Q2 which is given by, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के। वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो हम वो पुट करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा V इक्वल टू वर्क ओवर Q2, जो चार्ज है यहाँ पर Q2 है, तो वर्क इक्वल आ जाएगा Q2 इंटू डेल्टा V, यानी कि वर्क इक्वल टू 13 इंटू 56.25, तो ये वर्क डन आ जाता है 7.31 इंटू 10⁻⁻8 जूल के। तो ये वो वर्क डन है जो हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू
14 माइक्रोकूलम। एक हॉलो स्फीयर को चार्ज किया गया है 14 माइक्रोकूलम तक। फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट इट्स सरफेस, उसकी सरफेस पे, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, और उस स्फीयर से बाहर 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें गिवन है 0.3 मीटर का। तो हम डाटा इसमें नोट कर लेते हैं। डाटा में हॉलो स्फीयर का चार्ज गिवन है 14 माइक्रोकूलम, ये 14 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, रेडियस का स्फीयर 0.3 मीटर है वो नोट कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है एट इट्स सरफेस, पोटेंशियल एट इट्स सरफेस ऑफ द स्फीयर। बी, इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। और तीसरा एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेल्टा आर हमें गिवन है C के लिए, यानी कि सरफेस से लेकर उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस 0.2 मीटर गिवन है। तो इसको मैं डायग्राम की मदद से आपको दिखा दूं कि ये हमारे पास वो स्फीयर है जिसके ऊपर ये ब्लू कलर का आपको चार्ज दिखाया गया है जो 14 माइक्रोकूलम का है। इसका सेंटर है ये, और ये इस स्फीयर का रेडियस है R, जिसकी वैल्यू 0.3 मीटर है, और ये इस पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस डेल्टा R है 0.2 मीटर। P पॉइंट, अब हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, एक इनसाइड द स्फीयर फाइंड करना है, दूसरा एट इट्स सरफेस, और तीसरा एट द पॉइंट ऑफ P पॉइंट। तो सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सरफेस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो V इक्वल आ जाता है KQ ओवर R के। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। V इक्वल टू K की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q की वैल्यू है 14 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू गिवन है 0.3। तो इसको हम ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो 126 इंटू 10 पावर 3 आ जाता है डिवाइडेड बाय 0.3। तो V आ जाता है 42 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। इसके बाद B पार्ट है, पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज सेम एज दैट एट द सरफेस। जो इनसाइड पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो कि सरफेस पे मौजूद है। ये आपने डिटेल इसकी थ्योरी में पढ़ी हुई है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही हमारे पास कहां पर होता है, इनसाइड द स्फीयर होता है। इसके बाद C पार्ट है इसका, यानी कि B पे वही होगा जो सरफेस पे था, इनसाइड द स्फीयर वही होगा जो सरफेस पे था। तो सरफेस पे 42 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट था, तो इनसाइड स्फीयर भी 42 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट होगा। ये 10 पावर 4 वोल्ट आएगा, 10 पावर 3 नहीं आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम इससे C पार्ट सॉल्व करते हैं। For the potential at point P, let the total distance from the center of the sphere be R1। अब P पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सेंटर से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं कि R1 है, यानी कि R1 इक्वल टू R प्लस डेल्टा R। R की वैल्यू 0.3 है प्लस डेल्टा R की वैल्यू 0.2 है, इक्वल आ जाएगा 0.5 के, यानी कि सेंटर से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम यूज करते हैं V इक्वल टू KQ ओवर R1। V इक्वल आ जाएगा, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, Q की वैल्यू है 14 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू हमारे पास है 0.5, ये सेंटर से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो V इक्वल आ जाता है 126 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि V इक्वल आ जाएगा 25.2 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ 280 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, एक 280 जॉल का वर्क किया जाए चार्ज को 2 कूलम कैरी करने के लिए एक ऐसी प्लेस से जहां पर पोटेंशियल -12 वोल्ट था, वहां से किसी दूसरी प्लेस पर जहां पर पोटेंशियल V हो, तो हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एक चार्ज जिसका चार्ज 2 कूलम है उसको हम कैरी करते हैं
उसके ऊपर वर्क डन अप्लाई करते हैं 280 जॉल का, और एक ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे -12 वोल्ट का पोटेंशियल है वहाँ से उसे किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं, तो उस दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा नोट करते हैं। वर्क डन गिवन है 280 जॉल का, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, क्यू 2 कूलम है। पोटेंशियल V1 हमें गिवन है -12 वोल्ट का, और V2 हमने कैलकुलेट करना है, या इसको V कह लें बेशक, क्योंकि स्टेटमेंट में V गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है, सबसे पहले हम डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा V इक्वल आ जाएगा V माइनस V1, यानी कि V2 माइनस V1, तो V प्लस 12 आ जाता है। W इक्वल होता है Q डेल्टा V के। वर्क डन का फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 280 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू V प्लस 12, तो 280 इक्वल आ जाएगा 2 वोल्ट प्लस 2V प्लस 24, यानी कि 2V इक्वल आ जाएगा, ये 24 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2V इक्वल टू 256, यानी कि V इक्वल आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 2, तो ये V की वैल्यू आ जाती है 128 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज की वजह से वो 26 न्यूटन पर कूलम है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे 13 जॉल पर कूलम है। तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। उस पॉइंट से, उस चार्ज से टोटल उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है वो भी कैलकुलेट करना है। तो डाटा हम नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 26 न्यूटन पर कूलम, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 13 जॉल पर कूलम का। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डेल्टा आर उस पॉइंट से, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, क्यों भी कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा V इक्वल टू E डेल्टा आर। डेल्टा आर इक्वल हो जाएगा डेल्टा V ओवर E के, तो ये 13 ओवर 26 यानी कि 0.5 मीटर आंसर आ जाएगा। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो E इक्वल आ जाता है K की वैल्यू, बल्कि हमने Q यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो Q इधर ही रहेगा, R स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय K। तो Q इक्वल आ जाएगा E R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, यानी कि 26 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये Q की वैल्यू आ जाती है 7.9 इंटू 10 पावर -9 कूलम। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है। 2 point charges of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in air। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनका चार्ज गिवन है 8 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम, उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। उन दो पॉइंट के दरमियान जो लाइन जॉइनिंग लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, उस पॉइंट पे किस जगह, उस लाइन पे किस जगह पे या किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो डाटा हमारे पास है Q1 8 माइक्रोकूलम आ गया, 8 इंटू 10 पावर -6 कूलम, और Q2 -4 माइक्रोकूलम यानी कि -4 इंटू 10 पावर -6 कूलम। बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा। एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे जो होगा, तो वो पॉइंट भी हम देखते हैं। इसका सोल्यूशन, लेट एट द पॉइंट P इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो। पॉइंट P हम कंसिडर करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो इसको डायग्राम की मदद से अगर हम देखें तो ये दो चार्जेस गिवन थे Q1 और Q2। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। इन दोनों के दरमियान P वो पॉइंट है जहां पर हम कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो Q1 और P के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 कंसिडर किया, और वो इक्वल टू X है। और P और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R2 है, और वो हमने R माइनस X का नाम दिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से ये वाली वैल्यू माइनस की तो R माइनस X रहा है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। V1 इक्वल होगा K Q1 ओवर
R1 के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V1 जो Q1 का हम P पॉइंट से देख रहे हैं, यानी कि Q1 की वजह से P पॉइंट पे जो हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो V1 इक्वल टू के Q1 ओवर R1 है। इसमें V1 इक्वल आ जाता है K की वैल्यू पुट की इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू X, वो हमें नहीं मालूम, X हमने कैलकुलेट करना है तो X एज इट इज आ गया। इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस Q2 की वजह से पॉइंट P पे होगा, यानी कि V2 इक्वल टू के Q2 ओवर R2, इसमें वैल्यूज पुट की तो V2 इक्वल आ जाता है 9 इंटू 10⁻9 Q2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू हमारे पास R-X है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। टोटल पोटेंशियल V ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 क्या होगा? टोटल पोटेंशियल Q1 और Q2 की वजह से पॉइंट P पे वो इक्वल होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि दोनों पोटेंशियल्स को हम ऐड कर दें जो Q1 की वजह से है और Q2 की वजह से है, तो V इक्वल आ जाता है, वो पोटेंशियल हमने कहा हुआ है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, तो जब वो पोटेंशियल जीरो है तो इक्वल आ गया V1 प्लस V2 गिवन दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज जीरो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। V1 इक्वल आ गया V2 के, जहां से हम लिख सकते हैं तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। बल्कि यहां से एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना Q2 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये माइनस में पुट होगी, तो ये वैल्यू Q2 हमारे पास नेगेटिव आएगी, यानी कि जीरो आएगा V1 माइनस V2 के, तो V1 इक्वल आ जाएगा V2 के, ठीक है। तो अब हम वहां से आगे देखते हैं V1 इक्वल V2 के, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, दोनों वैल्यूज जब पुट की हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये K की वैल्यू K से कट गई, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कैंसिल हो गया, 8 ओवर x इक्वल आ गया 4 ओवर R-X के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8R माइनस 8x इक्वल टू 4x आ गया, यानी कि 12x इक्वल टू 8R। तो x इक्वल आ गया 8 ओवर 12 के, R की वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पर पुट करते हैं, x इक्वल आ जाता है हमारे पास 0.066 मीटर, यानी कि 6.6 सेंटीमीटर। The point P is at distance 6.6 सेंटीमीटर from point charge Q1। जो पॉइंट P है वो Q1 से कितने डिस्टेंस है, 6.6 सेंटीमीटर पे है। ये x है ना, तो x की वैल्यू हमने 6.6 फाइंड की है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट P इस Q2 से कितने डिस्टेंस पे है, R-X, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29 into 10⁵ meter per second is fired in the same direction as a uniform electric field with a magnitude of 80 Newton per coulomb। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड 29 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड है और उसको फायर किया गया है सेम डायरेक्शन में एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन पर कूलम है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, कितना ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न्ड बैक। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड गिवन है V I 29 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल टू 80 न्यूटन पर कूलम। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डेल्टा R कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 9.1 into 10⁻31 kg होता है और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो 1.6 into 10⁻19 कूलम होता है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है हाफ mv² के इक्वल होती है। डेल्टा R कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ
डेल्टा आर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमारे पास वर्क डन नहीं है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इक्वल होगी क्यू डेल्टा वी के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, तो क्यू डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा 1/2 mv² के, यानी कि क्यू ई डेल्टा आर, डेल्टा वी किसकी इक्वल होता है ई डेल्टा आर के, तो क्यू ई डेल्टा आर इक्वल आ जाएगा 1/2 mv², यानी कि डेल्टा आर इक्वल टू mv²/2 क्यू ई। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आप अलग वर्क डन कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं और जो जहाँ पर मेथड किया गया है इसके जरिए से भी कर सकते हैं कि जहाँ पर क्यू काइनेटिक एनर्जी को क्यू डेल्टा वी की इक्वल कहकर क्यू डेल्टा वी पुट किया, फिर डेल्टा वी इक्वल होता है ई डेल्टा आर के, तो इस जरिए से डेल्टा आर इक्वल आ गया mv²/2 क्यू ई। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इसमें पुट कर देते हैं। मैस 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 29 × 10⁵ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्यू की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 और ई हमारे पास है 80। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा आर इक्वल आ जाएगा 0.299 मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट डीसी सप्लाई। 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट डीसी सप्लाई से। टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, चार्ज हर कैपेसिटर पे कितना है वो कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है कैपेसिटर पे। तो डाटा में हमारे पास 3 कैपेसिटर्स गिवन है। Q1 C1 कह देंगे 4 माइक्रोकूलम यानी कि 4 × 10⁻6 फैरेड, C2 6 माइक्रोफैरेड 6 × 10⁻6 फैरेड और C3 8 माइक्रोफैरेड है। कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V 250 वोल्ट। तो टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। CE चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 Q2 Q3 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 V2 एंड V3 कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटर्स हमारे पास अटैच्ड हैं सीरीज में। तो जब कैपेसिटर सीरीज में अटैच हों तो इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1/CE इक्वल आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/CE इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इस तरफ 24 एलसीएम आएगा, ऊपर 6 प्लस 4 प्लस 3 आ जाएगा। तो 1/CE इक्वल आ जाता है, ये सम अप होके 13/24, यानी कि इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो C इक्वल आ जाता है 24/13 के, यानी कि CE इक्वल टू 1.84 माइक्रोफैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, तो चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सेम रहता है, ये अपने थ्योरी में पढ़ा है। तो इसका मतलब है Q इक्वल होगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो Q इक्वल आ जाएगा Q इक्वल टू CV के फार्मूले से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पुट की और पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन था वो पुट किया। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट की है पिछली स्लाइड में। तो ये वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई किया 460 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो इसका मतलब है Q1 Q2 और Q3 तीनों की वैल्यू हमारे पास 460 माइक्रोकूलम आएगी। इसके बाद थर्ड पार्ट है, तो V सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है हर कैपेसिटर में। तो Q1 इक्वल टू C1V, Q इक्वल टू CV के फार्मूले से V इक्वल टू Q1/C1 आ जाएगा, यानी कि 460/4। तो ये हमारे पास V इक्वल आ जाएगा 115V। इसी तरह Q2 इक्वल टू C2V, V इक्वल आ जाएगा Q2/C2। वैल्यूज पुट की तो V आ जाता है 76.6 वोल्ट। और Q3 इक्वल टू C3V, V इक्वल टू Q3/C3। वैल्यूज पुट की तो V हमारे पास आ जाता है 57.5 वोल्ट। बेशक इसको Q इक्वल टू C1 V1 लिख देना, ये V1 आ जाएगा, ये V2 आ जाएगा और ये V3 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर
इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा जो है C1 गिवन है, C2, C3 और वोल्टेज, ये तीनों वैल्यूज हमने, जो वैल्यूज हमें गिवन है ये हमने यहाँ पर नोट कर ली। C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो करंट होगा, फाइंड द चार्ज, अच्छा चार्ज कैलकुलेट करना है। C3 के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है, उसको हम Q3 का नाम देते हैं, तो वो Q3 हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C2 और C3 हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे कि इसके ऊपर कितना है। ठीक है, C2 और C3 दोनों आपस में पैरेलल में हैं। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में अटैच हों तो इनकी कंबाइन जो कैपेसिटेंस है उसको C23 का नाम दे, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं C23 इक्वल टू C2 प्लस C3। जब पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्ट हों तो सिंपली कैपेसिटेंस ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 5 ये 7 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी बजाय ये डायग्राम आ गई, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हमने इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, उसका नाम C23 है और 7 माइक्रोफैरेड उसकी वैल्यू है। अब C1 और C23 जो है वो आपस में क्या है, सीरीज में है। जब सीरीज में हो तो इनको रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1/CE इक्वल आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C23। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1/CE इक्वल टू 1/3 प्लस 1/7। तो एलसीएम लेंगे तो ये 10/21 आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे C इक्वल टू 21/10, यानी कि CE इक्वल आ जाएगा 2.1 माइक्रोफैरेड के। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटेंस लगाई जा सकती है जिसकी वैल्यू 2.1 माइक्रोफैरेड होगी। टोटल कैपेसिटेंस आ गई, टोटल वोल्टेज मालूम है, तो अब टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसकी मदद से Q3 भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये डाटा और वो डायग्राम्स एज इट इज नोट कर ली यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि Q इक्वल होता है CEV के, Q इक्वल टू CV के फॉर्मूले से जो टोटल कैपेसिटेंस है और टोटल वोल्टेज है वो पुट की, तो चार्ज आ जाता है 12.6 माइक्रोकूलम। तो CE इज इक्वलेंट ऑफ C1 एंड C23 विच आर इन सीरीज। जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है C1 और C23 की वो सीरीज में है, इस वजह से Q हमारे पास क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q3 12.6 माइक्रोकूलम। यानी कि जब कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट हो C1 और C2 जिस तरह ये वाली दो हैं, तो उस वक्त जो चार्ज होता है वो सेम रहता है, तो Q1 भी वही होगा और Q23 भी वही होगा 12.6 माइक्रोकूलम। बट ईच वन विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है C1 का और C23 का वो डिफरेंट होगा। उसको हम सपोज करते हैं कि C23 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V23 है। हमने C23 का फाइंड करना है ना, क्योंकि C2 और C3 उसमें आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। Q23 इक्वल आ जाएगा C23 V23 के, यानी कि V23 इक्वल आ जाएगा Q23/C23 के। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V23 पे, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.8 वोल्ट है। अब ये इसकी जगह पर तो दो कैपेसिटर अटैच थे, दोनों पैरेलल में हैं, तो क्या होगा कि C23 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हों तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस C2 पे होगा वही C3 पे होगा। which are connected in parallel, therefore potential difference to these two capacitors will be same, but each will have different charge, लेकिन हर एक पे चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब हम कंसिडर करते हैं कि चार्ज C3 पे Q3 है, तो Q3 इक्वल आ जाता है C3 V23 के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होगी। C3 कैपेसिटेंस अलग है, Q3 हमने कैलकुलेट करना है, तो ये 5 × 1.8, 5 C3 की वैल्यू जो यहाँ पर थी और 1.8 V23 की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, तो ये Q3 इक्वल आ जाता है 9 माइक्रोकूलम। यानी कि C3 के अक्रॉस जो हमने चार्ज कैलकुलेट करना था Q3, उसकी वैल्यू 9 माइक्रोकूलम है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12 है, 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट अप्लाई करके।
और फिर उसको कनेक्ट किया गया है एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर्स हमने चेक करना है कि कितना होगा। तो डाटा में सबसे पहले कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटर की गिवन है C1, उसको नाम दे दिया 6 माइक्रोफैरेड, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो 120 वोल्ट है। जो दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है उसको C2 का नाम दिया 4 माइक्रोफैरेड, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट द चार्ज ऑन C1 बी Q1, जो कैपेसिटेंस C1 है कैपेसिटर, उस पे जो चार्ज होगा वो Q1 है। तो Q1 इक्वल टू C1 V1, इसमें वैल्यूज पुट की, C1 की वैल्यू 6 है और V की वैल्यू 120 है, तो 720 माइक्रोकूलम आ जाएगा। When this charge capacitor of capacitance C1 is connected to the uncharged capacitor of capacitance C2 in parallel, then potential difference drop to V2। जो चार्ज कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है उसको कनेक्ट किया जाएगा एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाएगा V2 को। इसका मतलब ये हुआ Q1 इक्वल हो जाएगा C1 V2 के और Q2 इक्वल हो जाएगा C2 V2 के। दोनों को किस में अटैच किया था? पैरेलल में। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कैपेसिटेंस दोनों की अलग है और चार्ज भी अलग है। तो चार्ज Q क्या होगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों का सम होगा। तो Q इक्वल आ जाएगा C1 V2 प्लस C2 V2, यानी कि Q इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V2। V2 इक्वल आ जाएगा Q ओवर C1 प्लस C2, वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है 72 वोल्ट। यानी कि जब एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड थी और वो चार्ज था, उसको एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ लगाया गया, तो 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 72 वोल्ट होगी। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।